जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं कोशिका। कोशिका का 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको जाके देख लीजिए। अगर पहले नहीं देखे होंगे वो 2 वीडियो तो उसको जाके देख लीजिए, पूरा एक कोशिका के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसमें देखते हैं माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया का क्या काम रहता है? माइक्रोकांडिया का काम रहता है ऊर्जा बनाना। अब माइक्रोकांडिया बोलते हैं, और इधर सूत्रकणिका। सूत्रकणिका हिंदी में बोलते हैं माइक्रोकांडिया को। और इसकी खोज किसने किया था? माइक्रोकांडिया की अल्टमाइन ने किया था। अगर सवाल पूछ ले माइक्रोकांडिया की खोज किसने किया था, माइक्रोकांडिया की खोज अल्टमाइन ने किया था। और ये श्वसन तंत्र में बताएंगे ये काम क्या करता है। सांस लेने, जो सांस लेते हैं वो जाके हीमोग्लोबिन को दे देता है। माइक्रोकांडिया हीमोग्लोबिन माइक्रोकांडिया को दे देता है। जो माइक्रोकांडिया एक क्रेब्स चक्र चलाता है, उसमें वो क्रेब्स चक्र चलाता है। वो क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? क्रेब्स ने की थी, इसलिए उसका नाम क्रेब्स ही रख दिया गया। और इसमें क्या काम रहता है? 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज कितना किलो कैलोरी ऊर्जा देता है? 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी। ये एक ग्लूकोज हमको बॉडी में ऊर्जा काम करने की कितना देता है? 4.2 किलो कैलोरी। ये क्रेब्स। अब एक सवाल पूछेगा, इसके अंदर आंतरिक दीवारों को क्या करते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। यहां हम से दर्शाते हैं माइक्रोकांडिया को। ये 38 एटीपी में मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो हमारे बॉडी में एक ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। और ये हमारे दिन भर में हमको काम करने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत रहती है? 2500 कैलोरी की जरूरत रहती है। अब 2500 कैलोरी की जरूरत रहती है ऊर्जा दिन भर काम करने के लिए। अगर ये सवाल उठता है कि माइक्रोकांडिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी आंतरिक दीवारों को। और यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा कि पावर शक्ति किसे कहते हैं? पावर शक्ति माइक्रोकांडिया को कहते हैं। पावर हाउस माइक्रोकांडिया को कहते हैं, और पावर हाउस माइक्रोकांडिया को कहते हैं। और हमारे बॉडी में ऊर्जा जो बनाता है उसे क्या कहते हुए? उसे माइक्रोकांडिया कहते हैं। माइक्रोकांडिया की खोज अल्टमैन ने किया था, जो यहाँ पे लिखा है। ये क्या काम करता है हम आगे बताएंगे इसके चैप्टर में, जब ये समाप्त हो जाएगा। श्वसन तंत्र में बताएंगे। ये ले जाके हीमोग्लोबिन जो रहता है ऑक्सीजन को ले जाके माइक्रोकांडिया में दे देता है। माइक्रोकांडिया क्या करता है? 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करती है, जो ऊर्जा बनाती है। वो हमारे बॉडी में ऊर्जा देती है। यहाँ एम से दर्शा दिए। अब दूसरा देखते हैं गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी क्या काम करता है? गल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गल्जी ने किया था, इसलिए उसका नाम कैमिलो गल्जी रख दिया गया। तो गल्जी बॉडी क्या काम करता है? जिसे देखिए हमारा माइक्रोकांडिया है। माइक्रोकांडिया क्या बनाता है? ऊर्जा। गल्जी बॉडी क्या काम करता है? अगर हम पढ़ाते, जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब सबसे ज्यादा ऊर्जा तो पूरे मेरी बॉडी में बन रही है, क्योंकि पूरा बॉडी हमारा सेल से बना है, कोशिका से। अब ये पूरा बॉडी हमारी क्या बना रही? ऊर्जा। माइक्रोकांडिया की मदद से ऊर्जा बना रही है। और ऊर्जा बनाने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे ज्यादा ऊर्जा जरूरत कहाँ पे है? मुझको जीभ पे है ना, क्योंकि हाथ पैर पे नहीं है। एक मजदूर को सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ पे रहती है? हाथ पैर पे। हाथ पे, क्योंकि वो मजदूर रहता, काम करना पड़ता। मुझको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? जीभ की। तो कोई ऐसा चाहिए ना कि वो जाके खखोर के, जैसे पैर में, अभी मेरे पैर इतना बड़ा है, पैर की कोशिका ऊर्जा बना रही है, ऊर्जा नहीं वहां पे ज्यादा है। अब ये जीभ का खत्म हो गया, तो वहां से ऊर्जा खखोर के ला के जीभ को दे ना, तब तो वो व्यक्ति आगे काम कर पाएगा। अगर ऊर्जा नहीं लाता तो मैं आ 1 घंटे बाद आ करता, 1 घंटे बाद ओ हो गया। इसका मतलब मैं 1 घंटे बाद पढ़ा ही नहीं पाता आपको। ये सिर्फ काम क्या रहता है? गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी क्या काम करता है? परिवहन।
परिवहन के मतलब वो मुझे जीभ की जरूरत ही ज्यादा ऊर्जा को वो बॉडी से खखोर के लाता है, पहले ब्रेन को देता है, ब्रेन से जो बचता है फिर जीभ को देता है, क्योंकि मुझे जरूरत जीभ को है। ये गोल्जी बॉडी का काम रहता है। इसकी खोज कैम्यूलो गल्जी ने किया था, इसलिए इसका नाम कैम्यूलो गल्जी बॉडी रख दिया गया। अब देखते हैं रसधानी, बेकुल्स। बेकुल्स यानी रसधानी। रसधानी क्या होता है? ये रसधानी हमारे बॉडी में जल को संग्रह करता है। अब जैसे जल को स्टोर करता है, ये इधर है, इसका है ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है? वेकुल्स यानी रसधानी। वेकुल्स इंग्लिश में बोलती है, रसधानी हिंदी में बोलते हैं। इसका काम क्या रहता है? ये जल को संग्रह करता है। हमारी बॉडी में जो माइक्रोकांडिया रहती है, या गल्जी बॉडी हो गई, गल्जी बॉडी के लिए वेकुल्स। वेकुल्स क्या काम करता है? एक तरह से समझिए, वेकुल्स जो हमारे बॉडी में 65% पानी रहता है, तो वो हमारे बॉडी में नहीं पानी, पेटवा में नहीं पानी रहता 65%, ये पूरी कोशिका में भरा रहता है पानी। अगर 1% की को आपको प्यास लगेगी तो वो पानी पीना पड़ेगा, अगर 10% की प्यास लगेगी तो मौत हो जाएगी। अब इसका काम क्या रहता है? जल को संग्रह करता है। अगर मानव में हमारे में बेकुल छोटा होता है, ये रसधानी बेकुल छोटा रहेगा, इसलिए कम पानी लगता है। और अगर मानव में, जंतु में बात करें, जंतुओं का भी हमारे जैसा बेकुल से रहता है। और अगर पादप यानी पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे में रसधानी बहुत रहती है, क्योंकि उसको जल स्टोर करके रखता, उसका जल यानी बेकुल से रसधानी बहुत बड़ा रहता है। क्या काम रहता है? सेंट्रोसोम का काम रहता है कोशिका में, जो कोशिका मर जाती है हमारे बॉडी की, उसका पुनः निर्माण करना, पुनः निर्माण। और इसकी खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तारक्काय बोलते हैं, तारक्काय हिंदी में बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बोबरी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। देखते सेंट्रोसोम यानी इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है कोशिका विभाजन। अब जैसे कह दिया जाए, आपकी एक कोशिका टूट गई, अब उस वहां पे कोशिका विभाजन करने के लिए ये सेंट्रोसोम जाता है, वहां पे कोशिका विभाजन करता है। यहाँ सी से दर्शाते हैं इधर। और इसकी खोज बोबरी ने किया था। और ये पुनः निर्माण, ये देखते हैं सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर। लीवर में सेंट्रोसोम की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए लीवर में कोशिका विभाजन धड़ाधड़ होता है। कोशिका लीवर इस साइड होता है। अगर कोई आपको छुरी मारने है ना, तो कहना इस साइड मारो, ऐसा नहीं करना। अगर कोई छुरी मारने है तो उसको बताना कि मैं विज्ञान में पढ़ा हूँ, आप अपनी लीवर में मान लो, उसमें कोशिका विभाजन बहुत जल्दी, वो ऑटोमेटिक पुनः स्वतः अपनी कोशिका को ठीक कर सकता है। लीवर, इसमें सेंट्रोसोम बहुत पाए जाते हैं, इसलिए अपनी कोशिका को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। अब सबसे सेंट्रोसोम कहाँ पे कम पाया जाता है? ब्रेन में, यानी न्यूरॉन सेल। अब इसी न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। 90% न्यूरॉन सेल पाया जाता है, 10% गिलियन सेल पाया जाता है। जो गिलियन सेल में सेंट्रोसोम उपस्थित रहते हैं, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम होती ही नहीं। जब ब्रेन में कैंसर हो जाता है ना, तो ब्रेन के कैंसर को ट्यूमर बोलते हैं ना, ब्रेन के कैंसर को ट्यूमर बोलते हैं। और जब भी हमारे बॉडी में ब्रेन में कैंसर हो जाता है, तो गिलियन सेल की वजह से होता है कि उसमें 10% गिलियन सेल पाया जाता है, उसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, गिलियन सेल की वजह वो होता है। अब कह दिया जाए, अब कोई दर अचानक गए लॉकडाउन में, पुलिस भड़क 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 लाठी मार रही है, अब वहां की कोशिका मर गई, तो आप जाएगा सेंट्रोसोम पुनः निर्माण करने। सेंट्रोसोम का काम समझ गए, ये कोशिका का पुनः निर्माण करता है। पुनः निर्माण का मतलब ये नहीं, विभाजन का मतलब कि कोशिका टूट गई,
जो कोशिका टूट गई वहां पे एक कोशिका को दो कोशिका का निर्माण करता है सेंट्रोसोम, एक अपने पास रख लेता है और एक वो जगह में डाल देता है जो वो कोशिका बरोबर हो जाती है। अब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम रहता है, एक जिसे अपना घर बना है ना, वो घर बनने में पिलर का काम होता है ताकि ये घर पिचके ना। उसी प्रकार हमारा ये पिलर का काम करता है ताकि हमारे बॉडी में जो कोशिका है वो पिचके ना। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा तो कोशिका पिचक जाएगी, वो एक दूसरे की कोशिका इधर उधर आके लड़ेंगी, टच होंगी। इसको एक बार सवाल पीसीएस में पूछा था इसका कि अंतःप्रदत्त जालिया, इसको हिंदी में बोलते हैं, सबको ब्रेन चक्कर आ गया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य रहता है एक पिलर का काम करता है और कोशिका न पच के उसका ही काम करता है अंतःप्रदत्त या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए आंतरिक सहायता भी करता है, आंतरिक कंकाल भी इसको बोलते हैं। अब देखते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक ER स्मूथ यानी जो बसा बनाता है अपने बॉडी में, और एक ER रफ जो रफ साइड से प्रोटीन राइबोसोम पाए जाते हैं, उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पे दर्शा देते हैं। अब देखते हैं, अब ये दो प्रकार होता है, दो प्रकार नहीं दो भाग होता है इसका, समझ लो एक हिसाब से। यानी स्मूथ क्या बनाता है? वसा। अब लड़कियों में वसा की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, हीमोग्लोबिन कम रहती है उनमें, इसलिए लड़की खूबसूरत होती है। रफ क्या काम करता है? ये प्रोटीन बनाता है। देखो यहाँ पे चित्र है, ये इधर है तो ये क्या बनाता है? ये स्मूथ है ना, चिकना है, तो ये क्या बनाता है? वसा बनाता है। अब लड़कियों में वसा की मात्रा ज्यादा रहती है इसलिए वो खूबसूरत होती है, इसलिए वो अपने आप को परी समझती है। और ये चिकना हुआ क्यों? इसी चिकना इसलिए हुआ कि ये वसा का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करते करते इसको चिकना होना पड़ता है। अगर देखते ER के मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम को देखते हैं। राइबोसोम देखो ये खुरदरा, यहाँ पे खुरदुरा हुआ क्यों? एक तरफ रफ है चिकना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तरफ खुरदरा है, इसका मतलब वैज्ञानिकों ने देखा ये खुरदरा हुआ क्यों। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किए था? जॉर्ज पैलेड ने किया था। आप लिख देते हैं जॉर्ज पैलेड। इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जॉर्ज पैलेट ने किया था। देखो ये चिकना हुआ को डट डट करके चिकना हुआ, जब ये माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो इसमें एक तरफ स्मूथ मिला और एक तरफ ये डट डट करके खुरदुरा हुआ मिला। तो इसमें वैज्ञानिक ने सर्च किया, जॉर्ज पैलेट ने सर्च किया कि ये एक तरफ स्मूथ यानी वसा का निर्माण करता है, दूसरी तरफ ये क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। अगर सवाल पूछ ले कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है, रफ साइड से होता है, ये बात मानता हूँ, लेकिन रफ साइड से होता है, लेकिन रफ में करता कौन? उसमें उपस्थित रहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का काम रहता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम इस देखो डॉट डॉट करके है, इसमें अगर राइबोसोम रहेगा तो ये प्रोटीन बनाने रफ साइड से होता है। ऐसे अगर पूछ ले कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, मैं मानता हूँ रफ साइड से होता है, लेकिन रफ वाला करता नहीं है, उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, यहाँ पे आपसे दर्शाते हैं। और ये रफ ये खुरदुरा के कारण ये इसमें छोटे छोटे कण आ गए, राइबोसोम जिनको बोलते हैं, वही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम को यहाँ दर्शाते हैं RC। राइबोसोम का काम क्या रहता है? प्रोटीन बनाना। राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने किया था, जॉर्ज पैलेट ने। अब देखते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम को। अब इधर देखते हैं
इसमें दो भाग प्रकार होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर 70s होता है और 80s होता है। 70s छोटा होता है, 80s बड़ा होता है। अब 70s में क्या पाया जाता है? छोटा, यानी प्रोकैरियोटिक। ये 70s यानी बड़ा, यूकैरियोटिक। अब देखो 70s का मतलब वायरस जैसे रहता है, जिसको हम नहीं देख सकते। एक साधारण सी हिसाब से समझ जाइए। मैं इसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका एक साधारण से आप समझ जाइए कैसे होता। 70s के मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर अगर 70s किस में पाया जाता है? वायरस, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, एमपी वायरस आया था। ये जो वायरस रहते हैं जिनको हम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उसको वायरस बोलते हैं। जिसको हम देख नहीं सकते उसको वायरस। यानी वायरस अभी जो कोरोना आया था, इसमें कौन सा वायरस पाया जाता है? 70s यानी 70s। और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है। अब देखो कौन वस्तु बड़ा है, कौन वस्तु छोटा है। हम देख के नहीं बता सकते वस्तु छोटा या बड़ा है। एक जल में डालेंगे, एक द्रव में, दोनों को एक साथ डालेंगे, उसको देखेंगे कि पहले जल में कौन डूबा, उस हिसाब से पता चलता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसी को दर्शाता है। अब देखते 80s यानी बड़ा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के में से पाए जाते हैं हम पेड़ यानी जंतु और मानव में पाया जाता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मानव में पाया जाता है। हम इसका अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक्चुअली में ये कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें ये सब नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। अब देखते हैं केंद्रक की न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जैसे अपना ब्रेन रहता है, बॉडी का कंट्रोल कौन करता है? बॉडी का कंट्रोल ब्रेन करता है अपना ये। और लेकिन सेल का कंट्रोल कौन करता है? यानी ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोलर। यहां पे लिखता हूं, ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोलर। यानी ये इसको हम जिससे हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। एक हिसाब से हमारा ब्रेन जो कंट्रोल करता है, बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है। इस प्रकार इसको हम लिख सकते ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोलर, यानी न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर, यानी न्यूक्लियस केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसमें देखो क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए। क्रोमोसोम आगे इसका नया चैप्टर बनाऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। डीएनए का मतलब डीऑक्सी रिबो न्यूक्लियस। डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियस, सॉरी, डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लियस। आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लियस अम्ल। देखो इसमें कैसे पाया जाता है? प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% और 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है, जिसे कहती है कोई काम नहीं करता तो ये सेंटोस ये बोलेगा ये सबकी देखभाल करता है। न्यूक्लियस चाचा बोलते हैं इसको। ये सब की देखभाल करता है। कौन काम अच्छे से करता है, कौन नहीं। जो माइक्रोकांड ये काम नहीं कर रहा तो वहां पे जाएगा ये माइक्रोकांड ये काम कर अच्छे से। माइक्रोकांड ये काम नहीं करेगा तो ये जाके लाइसोसोम से बता देगा, लाइसोसोम आके माइक्रोकांड को मार के खत्म कर देगा। उसमें जल बगड़क पाए जाते हैं, आगे बताता हूँ। इसमें ये इसी का काम रहता है केंद्रक, यानी देखभाल करना। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसमें तो कोई एक मालिक तो होगा, उसका देखभाल करता है। उसी प्रकार समझ ली एक ये मालिक का काम करता है, पूरा देखभाल करता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जिसे हमारे बॉडी का ब्रेन रहता है कंट्रोल करता है, उसी प्रकार सेल को कंट्रोल करता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसका काम यही रहता है।
अब देख इसके आगे देखते हैं